गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। मैं हूं नंदिनी सिंह। आई होप कि आप सब बहुत खुश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जैसा कि फर्स्ट में है, तो फर्स्ट मई के करंट अफेयर के साथ में मैं आज की अपनी क्लास को लेकर आई हूं। और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करेंगे, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के थॉट के बारे में, जो रतन टाटा जी का कथन है। रतन टाटा जी के द्वारा कहा गया है कि लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित करके नहीं दिखा देते। यानी कि आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका जो स्वाभिमान है, उसकी परवाह तब तक लोगों के द्वारा नहीं करी जाएगी जब तक आप अपने आप को साबित नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम किसी काम में फोकस कर लेते हैं, किसी काम को कर लेते हैं, जीवन में सफल हो जाते हैं, अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं, तो जो लोग हमारे फेवर में नहीं होते हैं वो भी एक दिन हमारे फेवर में बोलने लगते हैं। तो आपको अगर सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, अपने स्वाभिमान को कायम रखना है, तो लोगों की परवाह मत करिए। अपने अपने मोटिव को देखिए, अपने जो आपके अंदर एबिलिटी है उसको पहचानिए और उस पे मेहनत करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो इसी विचारधारा के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे, जैसा कि हम सब ने बचपन से ही पढ़ा है कि फर्स्ट मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। तो इस बार भी फर्स्ट मई को क्या मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि मजदूर दिवस का मतलब ही यही है कि इस दिन जो श्रमिक हैं, जो लेबर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सामाजिक अधिकारों और आर्थिक अधिकारों के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। और साथ में ही इस दिन के लिए मजदूरों के वेलफेयर के लिए, उन मजदूरों को याद करते हुए जिन्होंने इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, जो मजदूरों के लिए लंबी लड़ाई जिन्होंने लड़ी हुई है, उनको याद करने के लिए भी ये डे मनाया जाता है। और इसको हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर मे डे के रूप में भी मनाते हैं। देखिए, अब इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1886 में फर्स्ट मई का दिन था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के का जो शिकागो है, वहां पर ई मार्केट स्क्वायर पर लोग इकट्ठे हुए थे। और स्पेशली वो इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि वो काम के घंटों को 8 घंटे कराना चाहते थे अपने। ठीक है। और साथ में ही अपने वेलफेयर के लिए उन्होंने एक शांतिपूर्ण रैली निकाली थी, जुलूस निकाला था, जिस पर पुलिस वालों ने हमला किया और साथ में ही कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ लोगों का आजीवन कारावास दे दिया गया और कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है। हालांकि ये जो रैली थी बिल्कुल शांतिपूर्ण थी, लेकिन हिंसक झड़प हुई और उसके बाद से ये घटनाएं हुई। तो इस दिन हे मार्केट शहीदों को याद करने के लिए अमेरिका में हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया गया था। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अमेरिका और कनाडा में सितंबर के महीने में, जो सितंबर महीने का पहला सोमवार है, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब यूरोप के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यूरोप में 1889 में जो यूरोप का इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज है, उनके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और ये बोला गया कि 1 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। और पहली बार वहां पर फर्स्ट में 1890 में फर्स्ट मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस मनाया गया था। यूएसएसआर के बारे में बात करें तो जैसा कि हम सबको पता है रूसी क्रांति के बारे में, रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक है। और रूसी क्रांति के ही बाद पूरी दुनिया को समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में और मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में पूरी दुनिया को पता चला था। तो जब रूसी क्रांति हुई थी, रूस की आजादी के लिए क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बाद से ही मजदूर दिवस मनाने की बात की जाने लगी थी। और फर्स्ट मई को यूएसएसआर यानी जो रसिया है आज का, वहां पर मजदूर दिवस मनाया जाने लगा था। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में, भारत के बारे में, यानी जो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में जो इंटरनेशनल लेबर डे है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में सबसे पहले 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा चेन्नई में इसे मनाया गया था।
चेन्नई मतलब उस समय का मद्रास था, ठीक है, तो वहां पर मनाया गया था। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के अ, अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो उसके प्रमुख थे मलयपुरम सिंगारावेलु चेट्टियार। कौन थे? मलयपुरम सिंगारावेलु चेट्टियार। इन्होंने बैठकों का आयोजन किया, 2 बैठकों का, और उसके बाद से ही उन्होंने ये कहा ब्रिटिश सरकार को कि हमें छुट्टी चाहिए, हमें इस दिन यानी 1 मई के दिन हमें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के दिन छुट्टी चाहिए, इसके लिए घोषणा करनी चाहिए ब्रिटिश सरकार को। और इसी दिन पहली बार लाल झंडे का इस्तेमाल किया गया था। किस झंडे का? लाल रंग के झंडे का इस्तेमाल किया गया था लेबर के फ्रीडम के लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए, है ना। और भारत में इस दिन को हम कामगार दिन या कामगार दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, तो आइए हम बात कर लेते हैं भारत के मजदूरों के लिए, भारत के श्रमिकों के लिए हमारे संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो जो आर्टिकल है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? वो ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो भारत का पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया गया है, उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं, या विदेशी नागरिक भी आते हैं, उनके प्रति भारत का संविधान समान व्यवहार करता है। ठीक है, पहला आर्टिकल ये कहता है, यानी अनुच्छेद 14 ये कह रहा है। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का ग वाला पार्ट वो ये कहता है कि भारत के जो नागरिक हैं वो संघ बना सकते हैं और साथ में ही सहकारी समिति बनाने का उनको अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया जाता है भारतीय संविधान के अनुसार, यानी वो अपने प्राणों को बचा सकते हैं, अपने प्राणों के लिए जो भी उनको काम है वो कर सकते हैं रक्षा के लिए, और अपनी दैहिक स्वतंत्रता का भी संरक्षण कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि बलात् श्रम का मतलब जबरदस्ती किसी से काम कराना और मानव का दुर्व्यापार करना, यानी मानव का व्यापार करना बिल्कुल निषेध है, बिल्कुल मना है। आर्टिकल 24 क्या कह रहा है? 24 ये कह रहा है कि जो 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं वो कारखानों में या किसी ऐसी जगह काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से उनको जोखिम मिल सके, या जिनकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब हो सके, या हेल्थ इश्यूज उनके सामने आए। तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी आर्टिकल 24 के तहत निषेध किया गया है, यानी मना किया गया है। ठीक है। और आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्य यानी जो सरकार है वो अपने नागरिकों के लिए वो पर्याप्त साधन संसाधन जुटाए, जिससे कि पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए एक व्यक्ति, अगर कोई एक व्यक्ति काम करता है तो उस व्यक्ति को उतना ही वेतन मिले जितना कि दूसरे व्यक्ति को मिलता है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है आर्टिकल 39 में। और देखिए, कंपटीशन से रिलेटेड आर्टिकल्स जरूर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से हमारा रिवीजन भी हो गया आर्टिकल के पार्ट्स का। ठीक है। देखिए, जो अनुच्छेद 41 है या आर्टिकल 41 है वो क्या कह रहा है? आर्टिकल 41 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बेरोजगार है, शारीरिक रूप से कमजोर है, ठीक है ना, या फिर किसी भी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि इस तरीके के संसाधन और ऐसी कंडीशन अप्लाई करे जिसकी वजह से उस व्यक्ति को काम मिल सके और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छे से बन सके। ठीक है। फिर आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 ये कहता है कि राज्य काम को न्याय संगत बनाए, यानी जहां पर व्यक्ति काम कर रहा है न्याय संगत होना चाहिए, उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके अलावा उसको अवकाश भी मिलना चाहिए। और प्रसूति सहायता का मतलब अगर कोई मैटरनिटी लीव की जो भी प्रोविजन है वो सारी चीजें महिलाओं को मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 43 ये कह रहा है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश पर संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाले काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसको और इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 ये कहना चाह रहा है कि जो राज्य है यानी जो गवर्नमेंट है वो ऐसे कानून बनाए जिससे कि जो आर्थिक संगठन है जहां पर लेबर काम कर रहे हैं, श्रमिक काम कर रहे हैं, और साथ में जहां पर कृषि कार्य हो रहा है या उद्योग है, कुटीर उद्योग है, एक्स वाई जेड, जहां कहीं भी काम हो रहा है,
वहां पर मजदूरी जो मिले वो पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, और जो भी जीवन जीने के लिए जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो भी पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, स्वास्थ्य से रिलेटेड सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, ये सारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति का विकास हो सके, सुविधाएं भी मिले, मेडिकल फैसिलिटी भी मिले, और जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 43 ये कह रहा है कि एक उद्योग में या कृषि क्षेत्र में एक लेबर या एक व्यक्ति को जो भी काम करने के लिए जो भी संसाधन है वो मुहैया कराया जाना चाहिए। तो इन आर्टिकल से हमें ये पता चलता है कि मजदूर दिवस की इम्पोर्टेंस क्या है और मजदूरों के अधिकार क्या है। देखिए, अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं कानूनी प्रावधानों के बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत में जो है आर्टिकल्स के बारे में हमने चर्चा कर ली कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं और क्या क्या अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत में 3 श्रम संहिता विधेयक भी पारित किए गए हैं। 3 श्रम संहिता विधेयक भी पारित किए गए हैं, और वो संहिता विधेयक कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के बारे में हम बात कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के बारे में बात कर रहे हैं। 2020 में ही ये तीनों पारित किए गए हैं, ठीक है, जिसके अलग अलग नाम है। तो पहला है सामाजिक सुरक्षा संहिता। अब इसमें क्या है, तो इसमें स्पेशली जो बात करी गई है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, और साथ में ही मातृत्व लाभ अधिनियम, इन सबको मिलाकर सामाजिक सुरक्षा जो अधिनियम है, संहिता है, 2020 को पारित किया गया था। इसके अलावा व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, मतलब कि एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, काम के घंटे तय होनी चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, यानी जो भी एटमॉस्फेयर है वो पूरा पॉजिटिवली क्रिएट किया जाना चाहिए इस संहिता के माध्यम से श्रमिक के लिए राज्य के द्वारा। ठीक है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, इस संहिता में क्या बोला जा रहा है, तो देखो इस पर्टिकुलर जो संहिता है इसमें ये बोला जा रहा है कि कंपनी जो है अपने श्रमिकों के लिए किस तरीके से उनसे काम ले सकती है ना, एक पॉजिटिव रास्ता होना चाहिए, सकारात्मक रास्ता होना चाहिए काम लेने का। दूसरी चीज, जो श्रमिकों की छटनी करी जाती है उद्योगों में, यानी समय समय पर उनको निकाल दिया जाता है, तो उसके लिए एक इजी वे, एक सरल रास्ता तैयार किया जाना चाहिए, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर ऐसा किया जाना चाहिए औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा। अच्छा, अब देखिए निष्कर्ष जो हमारे सामने निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो श्रम शब्द है या जो श्रम का मैटर है वो राज्य और केंद्र दोनों के हिस्से में आता है, यानी समवर्ती सूची का विषय है ये। राज्य भी इस पे कानून बना सकता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकती है। इसीलिए श्रम संहिता का जब द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो सिफारिशें हुई थी तो उसमें ये वो इस तो उसके दौरान क्या किया गया था कि भारत के जो स्टेट है, भारत के सभी स्टेट के लगभग श्रम कानूनों से संबंधित 100 कानून और 40 केंद्रीय कानूनों को एक साथ मिलाकर इस श्रम संहिता को बनाया गया है। ठीक है ना, समझ में बात आ गई, आई होप कि समझ में आ गई होगी कि ये एक समवर्ती सूची का विषय है। तो राज्य भी कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। तो जब श्रम संहिता बनाया गया, यानी श्रम संहिता अधिनियम, कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 जब बनाया गया, तो इसमें सेंट्रल और राज्य कानूनों को एक साथ इंटीग्रेटेड किया गया, एक साथ समेकित किया गया। ठीक है, जिसकी वजह से राज्य सरकारों के लगभग 100 कानून और साथ में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 40 कानून हैं उनको एक साथ मिलाकर श्रम संहिता को बनाया गया है, जिससे कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज है वो महाराष्ट्र और गुजरात से है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फाउंडेशन डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में, जो हर साल 1 मई को मनाया जाता है। तो इस बार भी 1 मई को हम गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे मना रहे हैं। देखिए 1 मई 1960 को जो बम्बई और गुजरात था वो दोनों एक ही थे। ठीक है, तो 1960 को इन दोनों को अलग किया गया भाषा के आधार पर। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 पारित किया गया था और उसके बाद 2 राज्य अलग हुए थे भाषा के आधार पर।
एक को रखा गया गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का निर्माण किया गया। और गुजरात जो है भारतीय जो संघ है, भारतीय राज्य संघ का 15वां राज्य बनकर सामने आया था। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र की स्थिति को, इसकी राजधानी मुंबई है और अगर 2011 में जनगणना हुई थी, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, तो 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं। साक्षरता दर के बारे में बात करें, लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो 82.34% है। और हमारे देश की इस समय साक्षरता क्या है, तो 74.04% है। ठीक है, साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 प्रमुख बंदरगाह आपको मिलेंगे, जहां से बंदरगाहों के माध्यम से सामान का लेन देन किया जाता है, व्यापार किया जाता है। मुंबई पोर्ट और जवाहर नेहरू पोर्ट, और ये दोनों मुंबई बंदरगाह के तहत ही आते हैं। अच्छा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके अनुसार बताया गया कि महाराष्ट्र में पर्टिकुलर जो क्षेत्र है, जितना भी एरिया है, उसका लगभग 16.50% एरिया क्या है, एक तरीके से वनों से घिरा हुआ है। यानी पर वन यहाँ पर 16.50% का जो एरिया है वो वनों से घिरा हुआ है, यानी वन यहाँ पर मिलते हैं। जनजातियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी स्टेट के बारे में अगर हम कोई भी जानकारी लेते हैं तो जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जनजाति या ट्राइब्स कौन कौन से मिलते हैं, तो भील, गोंड, मंडिया, कातकरी, कोली, उरांव और बरली यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कौन है यहाँ पर, तो देवेंद्र फडणवीस है। ओके, नेक्स्ट हम गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप मैप देख सकते हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ का जो आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से। अरब सागर आपको दिखेगा यहाँ पर, और साथ में ही राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये सारे इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। इसकी जो सेक्स रेशियो यहाँ पर है, तो 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं। साक्षरता 78.03% है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि कांगड़ा पोर्ट, यहाँ का जो कांगड़ा पोर्ट है वो गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और जिसमें 14 नहीं सॉरी 41 छोटे छोटे बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पर ट्राइब्स कौन से हैं, तो गामित, भील, टोढ़िया, बावचा, कुनबी। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि का क्षेत्र किस राज्य में आता है, तो वो आता है गुजरात में। आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ आता है, तो गुजरात में आता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गुजरात के बाद पश्चिम बंगाल है, जहां पर दूसरे नंबर का पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है भारत का जहां पर आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के बारे में। ठीक है, एक अच्छी न्यूज़ है हमारे पास। देखिए, इससे हमारे देश की पहचान होती है एक इंटरनेशनल लेवल पर। तो जो मन की बात का जो 100 एपिसोड था, उसको कहाँ पर सुना गया है, तो मैं आपको बता दूं कि उसको ऑर्गेनाइज करा गया है कहाँ पर, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। उस मुख्यालय का नाम क्या है, तो ट्रस्टशिप काउंसिल उसका नाम है। तो जो ट्रस्टशिप काउंसिल है, वहां पर मन की बात का सजीव प्रसारण किया गया है 29 अप्रैल की रात को। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी किसने दी, तो इसके बारे में जानकारी दी है जो संयुक्त राष्ट्र की भारत की स्थायी सदस्य हैं, प्रतिनिधि हैं, जिनका नाम है रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा। अच्छा, साथ में ही जो ये मन की बात का जो 100 नंबर का एपिसोड है, ये उन देशों में भी दिखाया गया जहां पर भारत मिशन के नाम से कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है ना, तो वहाँ भारत मिशन के तहत इसको दिखाया गया है। और हाँ, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो इस समय गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिक रिपब्लिक के यात्रा पर है। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि उन्होंने डोमिनिक रिपब्लिक में क्या करा है, भारतीय राजदूत का अनावरण किया था। कल की न्यूज में हमने ये बात पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी भारत मिशन के तहत इसका जो मन की बात है प्रधानमंत्री जी का, उसका 100 जो एपिसोड है उसको दिखाया गया था। देखिए, मन की बात स्टार्ट कब करी गई थी, तो 3 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, हर महीने के आखिरी रविवार को इसको प्रसारित किया जाता है और इस बार 30 अप्रैल को इसका 100वां एपिसोड था।
2014 और 19 के बीच में स्पेशली जब इसमें बात की जाती थी तो नॉर्मल बात की जाती थी, सामान्य बातें की जाती थी, प्रकृति बेस्ड बातें की जाती थी। लेकिन उसके बाद 2019 के बाद से जो बातें करी जाती है वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और उनकी पॉलिसीज के बारे में बात की जाती है, उनके काम के बारे में बात की जाती है। और एक सर्वेक्षण में IIM ने एक सर्वेक्षण करा और उसमें बताया कि लगभग भारत के जितनी भी जनता है उसमें से 96% लोगों को पता है मन की बात के बारे में, जो एक रेडियो कार्यक्रम है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के बारे में, जिसको जीत लिया गया है भारत के पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने किसे हराया? तो मैं बता दूं कि इन्होंने जो है योंग मलेशिया के योंग यूसिन और टियो ई को हराकर ये खिताब जीता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस प्रतियोगिता में 52 साल बाद यानी लगभग 52 साल बाद कोई मेडल लेकर आया है। ठीक है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और देखिए, जो चीज बहुत साल बाद होती है वो एग्जाम में जरूर आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि इसके पहले 58 साल पहले जो एशिया चैंपियनशिप था इसमें गोल्ड मेडल आया था, और 58 साल बाद अब गोल्ड मेडल आया है 2023 में। और 1965 में दिनेश खन्ना ने पुरुष एकल खिताब जीता था और उसमें गोल्ड मेडल उनको मिला था। और इसी के तहत मैं बताऊं कि 1971 में एशिया चैंपियंस जो मेडल हुआ था उसमें युगल जोड़ी थी भारत की तरफ से दीपू घोष की और रमन घोष की, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना। तो हम देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट एक तरीके से हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अगर हम बात करें सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के बारे में, तो ये इनका इस साल का दूसरा खिताब है। इसके पहले इन्होंने स्विस ओपन सुपर 300 का खिताब जीता हुआ है। और इसके पहले पिछले साल जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसके द्वारा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को रियल एस्टेट का राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। अच्छा, क्या है तो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, जो राजस्थान आवासन आयुक्त हैं जिनका नाम है पवन अरोड़ा, यानी जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त हैं जिनका नाम है पवन अरोड़ा, उनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका नाम है राजन बंदेलकर, और साथ में ही रेरा दिल्ली के चेयरमैन है आनंद कुमार इनके द्वारा। अच्छा, मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि जो ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है इसने सबसे ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर्ड कराया है रेरा में। साथ में ही सर्वाधिक आय जो आवास है यानी जो घर है उनका विक्रय किया है, उनको बेचा है। और इसके अलावा इन्होंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। तो उस बेहतरीन काम की वजह से ही पंकज अरोड़ा को ये पवन अरोड़ा को ये अवार्ड प्रदान किया गया है, जो हमारे देश की नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है उसके द्वारा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि पवन अरोड़ा की अगुवाई में जो पवन अरोड़ा जब से इसके हेड हुए हैं, है ना, तब से पिछले 4 साल में लगभग 15 अवार्ड इस राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिल चुका है। कुछ अवार्ड इसमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो स्कॉच अवार्ड 2021 है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नेशनल हाउसिंग अवार्ड है, IBC, मतलब बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं। जब से पवन अरोड़ा इसके हेड बने हैं यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के हेड बने हैं तब से इन्होंने जीता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत और रसिया के बारे में। तो देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल जो भी हम भुगतान कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई सेवा ले रहे हैं, तो डिजिटली हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अपने सामान को लेने के लिए या किसी सर्विस को लेने के बदले जो भुगतान कर रहे हैं वो डिजिटली कर रहे हैं। तो भारत और रसिया मिलके आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे देशों के नागरिकों के लिए भुगतान प्रणाली के लिए ऐसी बात कर रहे हैं कि भारत का रुपए और जो वहां का मीर कार्ड है यानी रसिया का जो मीर कार्ड है उनके बीच में
उनके बीच में इस तरीके से डिजिटली पैसे का लेन देन कराया जाएगा, जिससे कि ग्राहकों को भी सुविधा होगी, साथ में ही दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ेगा, आर्थिक सुविधाएं भी बढ़ेंगी और वैज्ञानिक और तकनीकी डेवलपमेंट भी होगा। थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं और अच्छे से। तो देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, और साथ में रूस की उप प्रधानमंत्री जिनका नाम है डेनिस मंटूरोव, क्या नाम है, डेनिस मंटूरोव, उनकी सह अध्यक्षता में ही इस बात की स्वीकृति ली गई है कि भारत का रुपए, जो रुपए है और मीर कार्ड है रसिया का, उसके साथ में ही ट्रांजैक्शन का काम किया जाएगा। एक तरीके से डिजिटली जो हम भुगतान करते हैं वो इनके माध्यम से किया जाएगा दोनों देशों में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत का यूपीआई, जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और बैंक ऑफ रूस का जो फास्टर पेमेंट सिस्टम है यानी एफपीएस, ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और वो सारी संभावनाओं की तलाश करेंगी जिसकी वजह से ये जो प्रणाली है, ये जो सिस्टम है, उसको विकसित किया जा सके। अच्छा, मीर के बारे में बात करेंगे तो जो रसिया है उसने 2017 में मीर को पेमेंट सिस्टम के रूप में लॉन्च करा था। इसको इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ रसिया के द्वारा, और रशियन नेशनल कार्ड, जो रशियन नेशनल कार्ड है वो इस पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है, ठीक है ना। और इस पेमेंट सिस्टम को रसिया का सबसे पहला बैंक बना है जो जिसने इस पेमेंट सिस्टम को कार्ड के रूप में अपनाया है। वो कौन सा बैंक बना है, तो वो बना है सबर बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक बना है, तो सबर बैंक। देखिए, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपने अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में। तो हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो 3 दिन की मालदीव की यात्रा पर गए हैं। फर्स्ट में से इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी है मालदीव के लिए। अच्छा, जब ये मालदीव गए हैं तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, मालदीव जब ये गए हैं तो इन्होंने गिफ्ट भी मालदीव के लिए दिया है, मालदीव के लिए गिफ्ट भी लेकर ये गए हैं। अब वो गिफ्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इन्होंने वहां के रक्षा बलों के लिए, यानी मालदीव का जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए एक फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट उपहार में भेंट करा है, ठीक है। अच्छा, वहां पर ये किससे मिलेंगे, तो वहां पर मालदीव की रक्षा मंत्री हैं जिसका नाम है सुश्री मरिया अहमद दीदी, और वहां के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और साथ में यहाँ के राष्ट्रपति से भी ये मिलेंगे जिनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। अच्छा, अब बात किस बारे में बात की जाएगी, तो देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि मालदीव बिल्कुल समुद्र से घिरा हुआ एक द्वीपीय देश है, तो बात भी समुद्री सुरक्षा के ऊपर ही की जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो बात होगी दोनों देशों के बीच में, वो समुद्री सुरक्षा के बारे में होगी। आतंकवाद, कट्टरतावाद, समुद्री डकैती, तस्करी, जो अपराध हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर बात करी जाएगी। अच्छा, भारत का एक विजन है जिसका नाम रखा गया है सागर, इंडियाज विजन ऑफ सागर। सागर क्या है, तो सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। देखिए, भारत ये मानता है कि जो समुद्र में जो एरिया है उनकी ग्रोथ होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो जिसको एक विजन दिया गया है भारत की तरफ से जिसका नाम रखा गया है सागर। और साथ में भारत की एक और पॉलिसी है जिसका नाम रखा गया है नेबरहुड फर्स्ट। इस पॉलिसी के तहत मालदीव की सुरक्षा के लिए, उसके साथ मिलकर काम करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए भारत उसका साथ देगा। और मालदीव का भी एक पॉलिसी है मालदीव की भी जिसका नाम रखा गया है इंडिया फर्स्ट। इस पॉलिसी के साथ में दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मालदीव के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, मालदीव बिल्कुल समुद्र में आपको द्वीपीय देश के रूप में मिलेगा। अगर इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई के बारे में बात करें तो 820 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक के बारे में बात करें तो 130 किलोमीटर तक फैला है। इकोनॉमिकल कंडीशन, जैसा कि समुद्री एरिया वाला द्वीपीय देश है, तो जो यहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशन है वो किस पर बेस्ड है, तो टूरिज्म पर बेस है, और साथ में फिशिंग यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ के उद्योग में कायर का मतलब होता है नारियल की भूसी। यहाँ पे नारियल के पेड़ हैं, तो नारियल का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना, छिलका, तो उसको छीलने के बाद में उससे
बहुत सारे क्राफ्ट और डिजाइन की सजावट वाले सामान बनाए जाते हैं। तो कायर उत्पाद और साथ में मछली कैनिंग, नाव निर्माण का काम यहाँ पर किया जाता है। हस्तकला और कुटीर उद्योग यहाँ पर मिलते हैं। राजधानी मालदीव की माले है। राष्ट्रपति के बारे में हमने बात करी ली थी, इब्राहिम मोहम्मद सोली जी हैं। राजभाषा मालदीवियन या धिवेही है और आधिकारिक धर्म यहाँ पर इस्लाम धर्म है और मुद्रा यहाँ पर क्या है, तो रूफिया है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं G7 के जो डिजिटल मंत्री हैं उनकी बैठक हुई है। कहाँ पर हुई है ये भी बता देती हूँ। तो ये हुई है बैठक जापान में। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिजिटल एंड टेक मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है। बात कहाँ पर हुई है, मीटिंग कहाँ पर हुई है, तो जापान में हुई है। और इसका विषय क्या था, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जोखिम आधारित नियम बनाना और उसको अपनाना। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जोखिम आधारित नियमन, उसको नियम बनाना और उसे अपनाना इसका प्रमुख विषय था। अच्छा, आप देखते हैं क्या किन विषयों में बात हुई है। तो देखिए, चैट जीपीटी, जैसा कि मैंने इसके बारे में कई बार क्लास में बताया भी है। तो जो चैट जीपीटी है, जो स्पेशली एआई पर आधारित है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, उसको लेकर नियम बनाए गए और जो उसकी सुरक्षा के पहलू हैं उस पर ध्यान दिया गया है। और साथ में ही इस विषय पर यह बोला गया है कि एक खुले और सक्षम वातावरण को संरक्षित करना चाहिए, है ना। ये बोला गया कि एक खुले और सक्षम वातावरण को संरक्षित करना चाहिए और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, ये जो चैट जीपीटी है। तो इसी विषय को लेकर इन 7 सदस्य देशों ने आपस में बात करी, नियम बनाए और उसको हासिल करने के लिए कौन कौन से काम किए जाएंगे, इन विषयों पर बात करी गई है। अच्छा, अगर चैट जीपीटी के बारे में बात करें तो जब ये नवंबर में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना, नवंबर में इसको लॉन्च करा गया था 2022 में। तो लॉन्च होने के बाद सबसे तेजी से ग्रो करने वाला ये एक तरीके का चैट जीपीटी है या एआई है। तो गवर्नमेंट को इसी चीज की चिंता है कि इतनी तेजी से जो ग्रो अप हो रहा है तो उसमें जो सुरक्षा है वो होनी चाहिए। तो उन सुरक्षा मानकों को कैसे हम बनाए रख सकते हैं, उन सुरक्षा मानकों को कैसे ध्यान में रखते हुए हम डिजिटल सिक्योरिटी को बनाए रख सकते हैं, इस विषय को लेकर ही बात करी गई है G7 के जो ये प्रमुख है इनके बीच में। अच्छा, चैट जीपीटी के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जैसे हम व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैच करते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं, वैसे ही चैट जीपीटी में एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का काम किया गया है, एक इस तरीके से उसको क्रिएट किया गया है कि हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हम जैसा बात करेंगे, जिस लहजे में बात करेंगे, हमें आंसर भी उधर से उसी तरीके से ही मिलेगा। और इसके माध्यम से हम निबंध भी लिख सकते हैं, कोड लिखने का काम कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको बनाया गया है ओपन एआई के द्वारा। ओपन एआई एआई और शोध कंपनियों ने एक साथ मिलकर इस चैट जीपीटी को बनाया है, ठीक है। और देखिए, चैट जीपीटी के माध्यम से जो आजकल स्मार्ट मशीनें हैं उनके निर्माण में प्रमुखता आ सकती है, क्योंकि ये स्पेशली जैसा मानव की बुद्धि जिस हिसाब से काम करती है उसी हिसाब से ये चैट जीपीटी काम करता है या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काम करता है। G7 समूह के देशों के बारे में बात कर लें तो G7 में स्पेशली विकसित देशों का एक समूह है, ठीक है ना, जिसमें आप देखेंगे कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसकी वार्षिक बैठक होती है, यानी हर साल इसकी बैठक आयोजित करी जाती है। 2022 में जो 48 नंबर का बैठक था वो कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। G7 की जो बैठक हुई थी। अब हम NPCI के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ, फिर उसको समझाने की कोशिश करती हूँ सिंपल वे में, क्योंकि जो टेक्निकल चीजें होती है ना वो थोड़ा हमें समझ में कम आती है। उसको समझने के लिए हमें कई सारे परतें खोलनी पड़ती हैं। तो देखिए, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि NBBL लॉन्च NOCS प्लेटफॉर्म ऑन ONDC अंडर न्यू इनिशिएटिव ऑफ NPCI। अब समझ लेते हैं कि ये NOCS क्या है, NBBL क्या है, ये NPCI क्या है, ये ONDC क्या है, सब सिर के ऊपर से जा रहा है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं और फिर देखते हैं कि किसके अंडर क्या है और कौन किससे रिलेट करता है। तो देखिए, जो NPCI है, NPCI का फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है। इसकी एक सहायक कंपनी है जिसका क्या नाम है, तो NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। NPCI भारत बिल पे लिमिटेड।
इसने बोला है कि जो ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, यानी ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यानी ONDC है, इसके नेटवर्क पर लेन देन करने के लिए, इसको और अच्छे से सुविधाजनक बनाने के लिए ग्राहकों के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है NOCS। आपको समझ में आया? इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? NOCS। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि NPCI की एक भारत बिल पे लिमिटेड है जिसका नाम है NBBL, उसके द्वारा एक नेटवर्किंग है जिसका नाम है ONDC, यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो लेन देन का काम करती है ग्राहकों के लिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म बना रही है जिसका नाम है NOCS। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस नेटवर्क का प्रयोग करते हुए जो प्रतिभागी होंगे, जो कस्टमर होंगे, वो सही टाइम पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और इनकी सुविधाओं को और आसान बनाया गया है। अच्छा, साथ में ये भी बनाया गया है कि जो ये NOCS प्लेटफॉर्म है, ये इंटीग्रेट किससे कर रहा है? तो ये बैंकों से इंटीग्रेट करेगा, फिनटेक से इंटीग्रेट करेगा और ई-कॉमर्स प्लेयर से इंटीग्रेट कर कर बनाया गया है इसे। और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो पहला सेट है ना, तो वो उस पे कौन कौन से बैंक शामिल हैं, यानी 5 बैंक्स ऑन ONDC के जो 5 बैंक है जिन्होंने ये सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए बात करी है, वो कौन कौन से हैं? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और यस बैंक। ठीक है, इस सेशन में इतना ही साथियों। आई होप कि आपने सेशन अच्छे से समझा होगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, उसको हम टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर देते हैं, तो वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में हमने कंटेंट को प्रोवाइड कराया है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया हूँ आप सबका कि आप मेरे साथ बने रहते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और साथ में ही मेरे कंटेंट को सुनते भी हैं। तो प्लीज़ मेरे मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मुझे अपना लाइक करके मुझे समर्थन देते रहिए। और साथ में ही आपके लाइक करने से मुझे हिम्मत आती है, काम करने की मेहनत आती है। फिर से कल मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर 2 मई के करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे। खूब सारा खुश रहिए, खूब सारा मेहनत करिए और खूब सारा पॉजिटिव रहिए।